हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं एमएम थ्योरी के रिगार्डिंग डिस्कशन करूंगी। इससे पहले मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर की 3 थ्योरीज को डिस्कस किया था, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम और ट्रेडिशनल अप्रोच को। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, तब आज की लेक्चर आपको ज़्यादा क्लैरिटी से समझ आएगी, क्योंकि ये उसी के कंटिन्यू पार्ट है जिसमें मैंने एमएम को कवर अप नहीं किया था। तो आज की डिस्कशन उसी के रिगार्डिंग है और आज हम एमएम थ्योरी को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है एमएम थ्योरी। एमएम थ्योरी दो दी गई थी एमएम के द्वारा, एक विदाउट टैक्स और एक विद टैक्स। सबसे पहले 1958 में विदाउट टैक्स वाली अप्रोच आई थी एमएम की, जिसने उन्होंने कहा था कि टैक्स का हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। विदाउट टैक्स, वहां पे उन्होंने टैक्स को कंसिडर ही नहीं किया था। और सबसे पहले एमएम का पूरा नाम क्या है? मोदी, गिलानी एंड मिलर। और कैपिटल्स, उन्होंने इस विदाउट टैक्स वाली अप्रोच में क्या कहा था? कैपिटल स्ट्रक्चर आर इरेलीवेंट, मीन्स कि हम कितनी भी डेट और इक्विटी के मिक्स को यूज करें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, उसका कोई भी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारे वैल्यू ऑफ द फर्म जो नॉट अफेक्टेड रहेगी, चाहे कितनी भी डेट इक्विटी मिक्स हमारी रहे। तो इसीलिए फर्स्ट अप्रोच में कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस आर इरेलीवेंट एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेट इक्विटी मिक्स। चाहे हम जितनी भी डेट इक्विटी की परसेंटेज को रखें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर पे, इससे हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म इफेक्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे इस थ्योरी में दो प्रीपोजिशंस एमएम के द्वारा दी गई थी। तो एक प्रीपोजिशन 1 और प्रीपोजिशंस 2, इसे आप क्लियरिटी से समझे, क्योंकि अक्सर हम इस दोनों प्रीपोजिशन को मिक्सअप कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे क्लियरिटी से समझे। प्रीपोजिशंस को समझाने से पहले आप एजम्पशंस को एक बार बताना चाहूंगी, एमएम थ्योरी की। पहले हम एजम्पशन देखते हैं, उसके बाद इसके प्रीपोजिशन को समझेंगे। तो एमएम थ्योरी की एजम्पशन क्या थी? देयर एग्जिस्ट अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट। हमारा कैपिटल मार्केट परफेक्ट होगा कब? जब इन्वेस्टर्स आर फ्री टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज, जहाँ पे इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज को फ्रीली बाय और सेल कर पाएंगे। और इन्वेस्टर्स रैशनल होंगे, जहाँ वो अपना डिसीजन खुद सोच समझ कर ले सकते हैं। वो अपने ही रैशनैलिटी से अपना डिसीजन ले पाएंगे। और दे आर वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंफॉर्मेशन आर कॉस्टलेस टू देम। वो वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, उन्हें मार्केट की पूरी जानकारी होगी, ये हम मान के चलते हैं। और यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये चारों कंडीशन जब रहेगी, तो ये परफेक्ट कैपिटल मार्केट की कंडीशंस आएगी एजम्पशन के अंदर। फिर ऑल फर्म्स हैव सेम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। यहाँ पे बोला गया है कि सारे ही फर्म्स का फाइनेंशियल रिस्क कांस्टेंट होगा। फर्म की डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% होगी, यानी कि फर्म जितना भी कमाएगी वो सारा डिविडेंड के रूप में बांट देगी। फर्म की ईबीआईटी भी कांस्टेंट होगी। फर्म्स ईबीआईटी एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर्स आर सेम। फर्म्स की ईबीआईटी भी कांस्टेंट होगी। और यहाँ पे कोई भी कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं है, क्योंकि ये विदाउट टैक्स अप्रोच है, तो यहाँ पे टैक्स को उन्होंने कंसिडर नहीं किया है। अब चलिए हम प्रीपोजिशंस पे आते हैं। आई थिंक ये एजम्पशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए ये एजम्पशन को आप स्पेशली ध्यान में रखें। चलिए, तो अब हम प्रीपोजिशन पे आते हैं। प्रीपोजिशंस 1 में कहा गया है कि वैल्यू ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे कि एमएम थ्योरी जो फर्स्ट दी गई थी, उसमें यही कहा गया था कि वैल्यू ऑफ द फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर से अफेक्ट नहीं करती। और यहाँ पे किस चीज को इम्पोर्टेंस दिया गया है प्रीपोजिशन 1 के अंदर? अर्निंग एंड वैल्यू ऑफ द फर्म इज डिपेंडेंट अपॉन देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फर्म किस, अर्निंग और वैल्यू ऑफ द फर्म किस पे डिपेंड करेगी? हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे, कि हम कितना अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। और हमारे पास रियल एसेट्स कितनी है, हमारे पास रियल एसेट्स कितनी है, प्लांट, मशीनरी, लैंड, ये सब हमारे पास कितनी है। और प्रोडक्शन कैपेसिटी उससे हमारी बढ़ रही है कि घट रही है, इससे हमारी अर्निंग और वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड करती है, ना कि डेट इक्विटी मिक्स से।
और यहाँ पे नॉट, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है नॉट द सिक्योरिटीज इशूड, तो मार्केट में हम सिक्योरिटीज को इशू कर रहे हैं उससे हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड नहीं करेगी। हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड करेगी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे, हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हमारी रियल एसेट्स क्या है जैसे प्लांट मशीनरी ये सब। तो और यहाँ पे इसलिए वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फॉर्म इक्वल हो जाएगी वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फॉर्म की, क्योंकि यहाँ पे कोई इफेक्ट ही नहीं है चाहे हम कितनी भी डेट इक्विटी का यूज करें इसमें। इसीलिए हमारी वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें कि डेट होता है, और अनलीवर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें सिर्फ इक्विटी होती है, डेट नहीं होती। इसीलिए कहा गया जब कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्ट ही नहीं करेगी डेट के रहने या ना रहने से, तो ये वैल्यू ऑफ द लीवर्ड और अनलीवर्ड फॉर्म ऑब्वियस सी बात है इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ तो डेट है ही नहीं। तो दोनों फॉर्म की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल ही आएगी। तो ये थी प्रीपोजिशन वन की। प्रीपोजिशन वन सिंपल है, यहाँ पे हमारा जो वैल्यू ऑफ द फर्म है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ। तो यहाँ पे हमने एजम्पशन में अभी पढ़ा कि ईबीआईटी हमारी कांस्टेंट होती है, ईबीआईटी कांस्टेंट होती है, और हमारा केओ, केओ भी यहाँ कांस्टेंट होता है। केओ यहाँ अकेला खड़ा होता है, यहाँ इसकी फिगर इस तरीके से बनेगी, ये केओ अकेला रहता है, इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता चाहे कुछ भी डेटिवेटिव मिक्स लाइए। तो इसीलिए ये भी कांस्टेंट है, केओ भी कांस्टेंट है। जब ईबीआईटी कांस्टेंट केओ कांस्टेंट तो हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म इफेक्ट करेगा नहीं करेगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, इसीलिए ये इरेलीवेंट अप्रोच है। ठीक है, ये थी प्रीपोजिशन वन। अब हम चलते हैं प्रीपोजिशन टू के ऊपर। आई थिंक प्रीपोजिशन वन आपको क्लियर हो गई होगी कि इसे इरेलीवेंट क्यों कहा जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रीपोजिशन टू की ओर। प्रीपोजिशन टू, प्रीपोजिशन टू हमारी एनओआई के जैसे वर्क करेगी, कुछ कुछ ये एनओआई के जैसे वर्क करेगी, उसके बाद ये अपने प्रीपोजिशन टू की बात करेगी। यहाँ पे केओ रिमेन्स कांस्टेंट with the increase of leverage in capital structure. This is because the advantage of cheaper debt in firm exactly offset by the increased risk of equity shareholder. ये जस्ट एनओआई के जैसे बात कर रही है, ये फर्स्ट वाली लाइन ये एनओआई के जैसे बात कर रही है कि केओ हमारी कांस्टेंट रहेगी चाहे हम डेट डेट को जितना भी बढ़ाते जाए, इक्विटी वाले अपने कॉस्ट को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो चीपर एडवांटेज हमें मिलता है एनओआई, चीपर एडवांटेज हमें डेट से मिलता है वो हमें इक्विटी वाले को पे करने में चली जाती है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एनओआई अप्रोच में। तो इसीलिए हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ कांस्टेंट होती है। लेकिन अब हम एमएम के प्रीपोजिशन टू की बात करेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ पॉइंट, एक सर्टेन लेवल ऑफ पॉइंट के बाद मोर एंड मोर यूज ऑफ डेट, जब हम डेट का बहुत ज्यादा यूटिलाइज करने लगेंगे अपने बिजनेस में, तो विल इंक्रीज द रिस्क टू द डेट होल्डर्स। जब बहुत एक्सेस डेट आ जाएगी तो ऑब्वियस सा बात है कि डेट होल्डर्स के मन में भी रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। जब हम बैंक वाले के पास जाएंगे, फर्स्ट टाइम जाएंगे सेकेंड टाइम जाएंगे, तो वो हमसे 10% ही मान लीजिए इंटरेस्ट चार्ज करा है। लेकिन जब हम बार बार उससे लोन लेंगे, जब हम डेट लेंगे, तो होगा क्या, एक समय के बाद वो हमसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करना लगेंगे, जिसके कारण डेट होल्डर्स की भी रिस्क और कॉस्ट, उनकी भी रिस्क बढ़ रही है, क्योंकि अब हम उनसे ज्यादा पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सा बात है कि उनकी रिस्क बढ़ेगी, और जिससे हमारा केडी भी यहाँ पे राइज करना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि इस फिगर में आपको दिख रहा है। केडी भी हमारा फर्स्ट टाइम एमएम में कहा गया है कि केडी भी हमारा बढ़ रहा है, केडी की कॉस्ट राइज कर रही है। एंड ऑल्सो द केडी स्टार्ट्स राइजिंग, इन दैट सिचुएशन केई विल राइज बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेट वालों होल्डर्स के आने से, डेट होल्डर्स के आने से जो केई एनओआई, यहाँ तक एनओआई के जैसी वर्क कर रही थी, यहाँ केई की कॉस्ट बढ़ रही थी इंक्रीजिंग ट्रेंड से। लेकिन जब डेट होल्डर्स ज़्यादा आ गए तो जो केई वालों की रिस्क थी उसे ऑफसेट कर लिया केडी वालों ने आकर। डेट होल्डर्स ने आके इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों की रिस्क को डाइल्यूट कर दिया, और वो दोनों की रिस्क आपस में ऑफसेट हो जाएगी, जिसके कारण एक समय के बाद केई की जो कॉस्ट है वो
डिक्रीजिंग रेट से वो डिक्लाइन करने लगेगी, ये अपने कॉस्ट को कम करने लगे। केई वाले जितना जितना डेट होल्डर्स आएंगे उतने केई की रिस्क को वो कम कर रहे हैं, क्योंकि डेट वाले आ गए संभालने के लिए, तो केई वाले अपना रिस्क और कॉस्ट को कम कर रहे हैं। तो जिसके कारण ये दोनों जब एग्जैक्टली ऑफसेट होगी तो हमारा केओ तो कांस्टेंट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिक्रीजिंग रेट से वो केई घटने लगेगी एंड इवन डिक्लाइन, वो डिक्लाइन भी करेगी। दैट्स व्हाई द इंक्रीज इन लिवरेज the risk will be shared by the debt holders and the KO will remains constant, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ज्यादा डेट होल्डर्स वाले आने के वजह से हमारी जो इक्विटी वाले हैं उनके मन में रिस्क कम होगा और वो अपनी कॉस्ट को भी कम करने लगेंगे, और इसीलिए हमारा केओ कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी एनओआई के जैसी है। फिर वो एक सर्टेन लेवल के बाद एमएम अपनी बात करती है प्रीपोजिशन टू के अनुसार। ठीक है, तो ये थी प्रीपोजिशन टू। आई थिंक प्रीपोजिशन वन और टू आपके दिमाग में क्लैरिटी आ गई होगी कि प्रीपोजिशन वन में एमएम ने क्या कहा है कि केयू कांस्टेंट होती है, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और प्रीपोजिशन टू में कहा गया है कि एक समय तक तो एनओआई के जैसी वर्क करती है, लेकिन एक समय के बाद जब डेट ज्यादा आने लगती है एक सर्टेन लेवल ऑफ पॉइंट से, तो डेट होल्डर्स आ जाते हैं जो केई वाले की रिस्क को शेयर कर लेते हैं, और जिसके कारण हमारा केओ कांस्टेंट होता है। तो ये थी प्रीपोजिशन वन और टू। और अब हम चलते हैं अपने थर्ड, एमएम थ्योरी विथ टैक्स। एमएम थ्योरी विथ टैक्स जो कि 1963 में दी गई थी। इसके पहले जो थ्योरी दी गई थी वो 1958 में दी गई थी, और विथ टैक्स वाली 1963 में दी गई थी। इसमें क्या क्या कहा गया है कि एमएम एग्रीड दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ पे कहा गया नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट, मीन्स कि कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ इफेक्ट करेगी। हम कितनी डेट रख रहे हैं, कितनी इक्विटी रख रहे हैं, इससे हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पहली बार उन्होंने कहा कि अब फर्क पड़ेगा। और उस यहाँ पे कहा गया देयर एग्जिस्ट अ कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि ये विथ टैक्स अप्रोच है, यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स भी एग्जिस्ट करेगी। और यहाँ पे कहा गया ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्टेन बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ लीवरेज ऑफ डेट। यहाँ पे बोला गया कि हम डेट के अमाउंट को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे हमें ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगी, क्योंकि हमें डेट से एडवांटेज मिलेगा और उससे हमें टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। इसके कारण हमें ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ हम अपने सेट कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ द फर्म विथ टैक्स में हम कैसे निकालेंगे? विदाउट टैक्स वाले में तो हमने देखा कि केओ डिवाइड ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ किया, दोनों कांस्टेंट थी और वैल्यू ऑफ द फर्म भी कांस्टेंट थी। यहाँ पे हम फर्म को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कॉन्सेप्ट समझिए, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म क्या होती है और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म क्या होती है, उसके बाद हम इसके फॉर्मूले पे आते हैं। इसके फॉर्म यहाँ से समझिए, एमएम विथ टैक्स में एक वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म मैंने जैसे बताया जहाँ पे हम डेट का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी होगा, हमारे पास डेट नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया है कि वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म क्या होगी, वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ फर्म हम इसी तरह निकालते हैं, क्योंकि ये अनलीवर्ड है, यहाँ पे हमारे पास डेट नहीं है यहाँ, इसीलिए मैंने यहाँ जीरो डेट लिया। और वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होती है, इसके पहले मैंने इसके पहले वाले वीडियो में इसकी फुल डेरिवेशन दी थी कि ये फॉर्मूला कैसे आती है, तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आज के लेक्चर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होती है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केई। अब यहाँ पे डेट तो है नहीं, तो केई और केओ, जो हमारा केई और केओ इक्वल आएगा। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने पिछले बार आपको बताया था कि केई और केओ कैसे इक्वल आता है। जब भी हमारे पास कोई भी डेट नहीं होता फॉर्म में, तो हमारी केई और केओ की कॉस्ट इक्वल होती है। तो इसे हम इसलिए ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ भी लिख सकते हैं। और ये विथ टैक्स वाली अप्रोच है, तो हम उसी फॉर्मूले में वन माइनस टी को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमने एम एम
कि प्रीपोजिशन 1 में जो फॉर्मूला देखा उसमें बस 1 माइनस टी कर देंगे क्योंकि ये विथ टैक्स अप्रोच है। तो हमारी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म आ गई EBIT 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई KO। उसी तरह अब हम वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेट है क्योंकि ये लीवर्ड फॉर्म है, इसीलिए हमारे पास यहाँ डेट है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी तो हम पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ से, क्योंकि ये अनलीवर्ड फॉर्म, लीवर्ड फॉर्म में अनलीवर्ड फॉर्म की भी तो वैल्यू ऐड होगी। इसीलिए क्योंकि यहाँ इक्विटी हमने लिया है तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म, ये वाली वैल्यू जो यहाँ से निकलेगी वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसमें एक्स्ट्रा हम क्या ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेट है इसीलिए हम डेट को भी ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हम डेट पे इंटरेस्ट पे करते हैं। डेट पे जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसी उसी पे हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, टैक्स शील्ड मिलता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे डेट को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म प्लस DT, डेट इंटू टैक्स रेट हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे हमने इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं किया इस फॉर्मूले में। क्यों? इसलिए हमने इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इंटरेस्ट आर नॉट कंसिडर्ड बिकॉज इंटरेस्ट पेड आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द टोटल अमाउंट ऑफ डेट। इसे मैं समझाती हूँ। अगर हम कहीं से डेट ले रहे हैं तो उसे हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है, कुछ पर 10% 15% के हिसाब से। मान लीजिए हम अगर 5 ईयर्स तक उस इंटरेस्ट को पेड कर रहे हैं, डेट का अमाउंट तो हम दे ही रहे हैं जो हमने लिया, प्लस हम उसमें इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, तो दोनों का टोटल वो पूरा हमारा डेट का अमाउंट आएगा जो हम इंटरेस्ट भी पेड कर रहे हैं प्लस जो हमने इनिशियल अमाउंट लिया था डेट का, वो दोनों को हम सम अप करके पे करेंगे जब भी हम अपने डेट को रीपे करेंगे। तो इसीलिए समेशन ऑफ इंटरेस्ट वो हमारे टोटल डेट में इंक्लूड है। जितना भी इंटरेस्ट, मान लीजिए 1000 रुपीज हमने 5 ईयर्स तक पे किया, तो 5000 रुपीज हमें डेट के अमाउंट में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम समेशन ऑफ इंटरेस्ट को टोटल डेट में इंक्लूडेड रहती है, इसीलिए हमने यहाँ पे डेट लिख लिया इंटरेस्ट के जगह। ऐसे तो इंटरेस्ट पे ही हमें टैक्स शील्ड मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट और डेट यहाँ पे हम कैसे इक्वल है अभी मैंने आपको बताया। तो इसीलिए हमने यहाँ पे DT लिया, I/T ना लेकर के हमने DT लिया है, डेट इंटू टैक्स रेट। और यहाँ पे बोला गया वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म जहाँ पे डेट है इज इंक्रीज, क्यों इंक्रीज करेगी, बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड और इंटरेस्ट। क्योंकि हमें टैक्स शील्ड मिल रहा है जो हम इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं लीवर्ड फॉर्म होने के कारण, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म से ज्यादा इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी क्योंकि यहाँ पे हमें टैक्स शील्ड मिल रहा है। ठीक है। और ये थी की विथ टैक्स की पूरी कॉन्सेप्ट। अब देखिए ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे डाला है कि वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म क्या होती है, EBIT 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई KO। ये फॉर्मूला अभी हमने नीचे देखा। और वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म क्या होता है, वैल्यू प्लस जो हमें टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट पे जो हमें टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, और उसे हम क्या करेंगे, DT। इस पे एग्जाम में, इस फॉर्मूले पे एग्जाम में क्वेश्चंस बने हुए हैं प्रैक्टिकल, तो इसे जरूर ध्यान से रखें। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म क्या होती है, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म प्लस DT। डेट को हम टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये थी आज की हमारी कॉन्सेप्ट कि मैंने आपको यहाँ पे कराया, के प्रीपोजिशन 1 प्रीपोजिशन 2 करवाई। प्रीपोजिशन 1 में मैंने कहा कि वो KO हमारी कांस्टेंट होती है, वो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारे कितने भी डेट इक्विटी मिक्स आए। ये थी प्रीपोजिशन, ये हमारी वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म दोनों इक्वल आती है प्रीपोजिशन 1। फिर मैंने प्रीपोजिशन 2 की बात की जो कि NOI के जैसे वर्क करती है, बट जब हम एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा डेट का यूज़ करते हैं, डेट होल्डर्स आ जाते हैं जब इक्विटी वालों के रिस्क को शेयर करने, तो इक्विटी वाले की कॉस्ट गिरने लगती है और डेट वाले की कॉस्ट बढ़ने लगती है, तो दोनों आपस में ऑफसेट हो जाते हैं और हमारी KO कांस्टेंट हो जाती है। ये थी प्रीपोजिशन 2। और फिर हमने विथ टैक्स समझा वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म क्या होती है। और एजम्पशन सबसे इम्पोर्टेंट,
इसकी assumption बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, इसलिए इसे आप जरूर ध्यान में रखें। और ये थी आज की हमारी लेक्चर। और प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि आपको किस टाइप की टॉपिक चाहिए, ताकि मैं ला पाऊँ उस पर और वीडियो। और इससे पहले मैंने और भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं बिजनेस फाइनेंस के, आप उसे भी ज़रूर देखें। और अगर वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और चलिए, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आर्बिट्रेज की प्रोसेस डिस्कस करूंगी, जो कि इसमें मैंने अभी इंक्लूड नहीं किया क्योंकि लेक्चर बहुत लंबी हो जाएगी। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस में एक सेपरेट वीडियो में लाके डिस्कस करूंगी, उसमें डिटेल्स में मैं प्रैक्टिकल एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए, आज की हमारी लेक्चर खत्म होती है और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।